हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और मैं धीरज कपूर आज आपके सामने लाया हूँ फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। मतलब बहुत लंबी हेडिंग है, इतनी लंबी बार बार तो बोलेंगे नहीं, बहुत लंबी है। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, पार्ट 8, बहुत लंबी सीरीज हो गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की। अभी केवल एक चैप्टर हुआ है इसका, ठीक है। अभी न्यूमेरिकल भी बाकी है बेटा। तो देख रहे हो कितनी लंबे लंबे यूनिट होते जा रहे हैं। अब तो कंसंट्रेट करना पड़ेगा हमें बहुत ज़्यादा, ठीक है, तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं हो पाएगा बेटा। जो आप लोग सोच रहे हो ना कि आएंगे वीडियो स्टार्ट करेंगे सर और हो जाएगा, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जब तक आप अपनी कॉपी पेन लिखेंगे नहीं, बार बार लिखिए, बार बार। नोट्स आपको मिल जाएंगे, नोट्स की आप टेंशन ना लो, जो लिखा हुआ है वही मैं एग्जैक्ट आपको डाल दूंगा, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। तो आज से स्टार्ट करते हैं फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल स्ट्रेट करंट सोलेनॉइड। ओके, तो डायग्राम समझते हैं, हमें फोर्स निकालना है। फोर्स का इससे पहले जो तुम लोग फॉर्मूला जानते हो वो IBL साइन थीटा, ये हमने बताया हुआ था तुम लोगों को कि F इक्वल टू क्या होता है, IBL साइन थीटा। तो अब इसी की हेल्प लेनी है और देखना है कि क्या आएगा, आंसर कैसे होगा। तो देखो ये यहाँ पर टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर दिए हुए हैं। एक में बह रही है करंट I1 और दूसरे में ऊपर की तरफ ही बह रही है I2। अब हमें क्या करना है, हमें I1 पर नेट फोर्स कैलकुलेट करना है, I2 पर नेट फोर्स कैलकुलेट करना है, क्या वैल्यू होगी, और उसी से 1 एम्पियर की हम लोग डेफिनेशन भी बताने वाले हैं। यहाँ पर 1 एम्पियर की डेफिनेशन पेपर में आती है ऑन द बेसिस ऑफ टू करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो देखो ये करंट I1 और I2 ऊपर की तरफ फ्लो कर रही हैं। तो I1 की वजह से अगर हम बात करें तो I1 की वजह से I2 पर या दूसरे वायर पर, ये दूसरा वायर है, ये पहला वायर है, ठीक है। दूसरे वायर पर देखो करंट ऊपर की तरफ जा रही है, वायर इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, अंदर की तरफ होगी। तो ये क्रॉस आ गया, समझ में आया। ये जो क्रॉस आया वो किसकी वजह से आया, I1 की वजह से। अच्छा, सेम अगर हम लोग ऐसे करेंगे तो I2 में देखो करंट ऊपर है दूसरे वायर में और पॉइंट जो है पहला वो इधर है। तो इस केस में जो डायरेक्शन होगी वो किधर की तरफ है, वो बाहर की तरफ है, तो वो डॉट हो गई। तो क्रॉस और डॉट समझ में आया। तो अब देखो यहाँ पे प्रूविंग उसकी, देखो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कंडक्टर 1 एट द पोजीशन ऑफ कंडक्टर 2। अगर हम कंडक्टर 2 की पोजीशन की बात करेंगे तो B1 इक्वल टू आ जाएगा μ0/4 पाई 2I1/r, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कंडक्टर 1 पर इतनी होगी, किसकी वजह से होगी, तो ये आ गया 2I1/r। अब मैग्नेटिक फोर्स निकालना है ऑन द लेंथ L लेंथ ऑफ द कंडक्टर 2। तो कंडक्टर 2 पे तुम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर चुके थे भाई, तो वो B1 हमने मान ली, ठीक है। अब हमें मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करना है, तो F21 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 डेट इज आएगा I2 B1L साइन 90। तो I2 की जगह I2, B1 की जगह जो है इतना लंबा आएगा μ0/4 पाई 2I1/r इंटू L। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो μ0/4 पाई 2I1I2/r इंटू L आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालेंगे तो क्या बचेगा, μ0/4 पाई 2I1I2/r। अच्छा, अगर सिमिलरली हम यही काम करें कि पहले वाले पे F12 निकालें, तब भी देखो बेटा F12 करेंगे तो पहली पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसकी वजह से, दूसरे की वजह से, ठीक है। तो दूसरे की वजह से तो ये आ गया F12 इक्वल टू I1 B2L साइन 90। तो देखो जब तुम लोग कॉपी में लिखोगे ना तो अपने आप ये सारी चीज़ें समझ में आती जाएंगी। तो यहाँ से I1 B2L साइन 90 आ गया, तो F12 हो गया I1, B2 की वैल्यू हो गई μ0/4 पाई 2I2/r इंटू L साइन 90। तो साइन 90 की वैल्यू आ गई 1। सो F12 इक्वल टू μ0/4 पाई 2I1I2/r इंटू L, और यहाँ से आ जाएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ डेट इज μ0/4 पाई 2I1I2/r। अच्छा, अगर हम यहाँ पे बात करें कि नेचर ऑफ फोर्स, फोर्स का नेचर क्या होगा,
तो देखो एक यहाँ पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, कंपटीशन में भी बनता है ये, ठीक है। अगर दोनों वायर में डायरेक्शन जो है वो सेम है तो दोनों के दोनों वायर एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और अगर दोनों में डायरेक्शन अपोजिट है, एक में ऊपर है एक में नीचे, तो ये दोनों के दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। पहले वाले केस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट, और दूसरे वाले केस में ये एक दूसरे को क्या करने वाले हैं, ये एक दूसरे को करेंगे रिपेल, ठीक है। तो ये बात पूरी समझ में आ गई तुम लोगों को। फिर से बता देता हूँ, अगर दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम है तो ये दोनों वायर एक दूसरे को क्या करने वाले हैं, अट्रैक्ट। और अगर एक में ऊपर है एक में नीचे, डैट मीन्स अपोजिट डायरेक्शन है, तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। समझ में आया। अब बात आती है नेचर ऑफ फोर्स, समझ में आ गया। डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, अगर हमें 1 एम्पियर डिफाइन करना हो तो देखो इसके बेसिस पे कैसे करेंगे। ये फॉर्मूला है, हमने सबको 1 मान लिया, डिस्टेंस भी 1 हो गई, तो जो F/L है, μ0/4 की वैल्यू तुम्हें पता है, पता है ना, 10⁻⁻⁷, 2 यहाँ का बचा, तो 2 × 10⁻⁻⁷। डैट मीन्स अगर किसी भी 2 कंडक्टिंग वायर में 1 एम्पियर की करंट फ्लो कराई जाए और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी हो, वो भी अगर 1 मीटर हो, तो जो फोर्स पर यूनिट लेंथ आएगा वो कितना होगा, 2 × 10⁻⁻⁷। ओके, यही इंग्लिश में लिखा हुआ है जो हमने इतनी देर में हिंदी में समझा दिया तुम्हें। Therefore, 1 ampere may be defined as the amount of current which, when flows through 2 long parallel straight current carrying conductor placed at unit distance apart in air, produced a force of 2 × 10⁻⁻⁷ Newton on their unit length। मतलब जो इतनी लंबी लाइन लिखी है उसका मतलब यही है कि अगर दोनों वायर में 1 एम्पियर का करंट हो और दोनों एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पर हो, 1 मीटर या यूनिट डिस्टेंस पर हो, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ जो होगा वो कितना आएगा, वो आ जाएगा 2 × 10⁻⁻⁷। समझ में आ गया। अब आती है लास्ट हेडिंग इस चैप्टर की, बड़ा लंबा चैप्टर था भाई, दिमाग खा गया हम लोगों का। तो आया टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कंडक्टर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कंडक्टर रखा है तो इसके ऊपर टॉर्क कितना लगेगा। तो ये डायग्राम है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर डायग्राम तुम्हें समझा दें पहले। जैसे मान लो कि ये PQRS है, ठीक है, PQRS डायग्राम समझ में आ रहा है। अब इसके ऊपर क्या है कि फोर्स लगाना है हमें, फोर्स लगेगा, वो इसको कुछ घुमाएगा तो डायरेक्शन कितनी होगी, तो यही सारी चीज़ें कही गई हैं। तो एक रेक्टेंगुलर कॉइल हो गया PQRS, उसमें करंट फ्लो कर रही है तो उस पर फोर्स भी लगेगा। तो फोर्स लगेगा तो पहले देखें कौन कौन से फोर्स कैंसिल हो जाएंगे। देखो यहाँ पर डायग्राम दिखाएं अगर तुम्हें, तो ये जो फोर्स है इस पॉइंट पर जो लगेगा, इस लाइन पर, और जो इस लाइन पर लगेगा, तो इन दोनों में फोर्स की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है और इक्वल भी है, ठीक है। तो अपोजिट है और इक्वल भी है, तो इसमें ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक ये हमें समझ में आ गया था कि वो जो फोर्सेस हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। फिर से देख लो एक बार, जैसे कि मान लो कि ये यहाँ पर 1 मिनट, ये डायग्राम है PQRS, एक ये रेक्टेंगल है, ठीक है। तो फोर्स लगेगा चारों कॉर्नर पे, तो यहाँ पर भी एक फोर्स लगेगा, यहाँ पर भी एक फोर्स लगेगा, तो ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हैं, ये कैंसिल कर देंगे। फिर एक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा
एक लगेगा नीचे की तरफ, वो दोनों भी एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो नेट फोर्स भी जीरो हो गया और नेट टॉर्क भी क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इनिशियल कंडीशन में जब ये रेक्टेंगल ऐसे रखा हुआ था तो नेट टॉर्क जो था वो कितना आ रहा था, जीरो आ रहा था। अब मान लो कि अगर हमने थीटा एंगल ट्विस्ट किया, देखो लिखा हुआ है इफ कॉइल इज ट्विस्टेड थ्रू एन एंगल थीटा, तो जो नया डायग्राम है वो देखो डॉटेड से बनाया हुआ है। अब ये P डैश, Q डैश, R डैश, S डैश, ये समझ में आ रहा है। तो सेंटर तो यही रहा O, लेकिन इसका जो अब पॉइंट है तो देखो इस पर और इस पर ये तो फोर्स कैंसिल ही हो गए क्योंकि इक्वल और अपोजिट अभी भी हैं। यहाँ पर भी इक्वल एंड अपोजिट हैं, लेकिन इनका लाइन ऑफ एक्शन क्या हो गया, अब चेंज हो गया। तो तुम्हें 10th में बताया गया था कपल के बारे में, जब लाइन ऑफ एक्शन जो होता था चेंज हो जाता था तो ये क्या फॉर्म करते थे, कपल फॉर्म करते थे। और कपल का फॉर्मूला क्या होता था ईदर फोर्स, कोई भी एक फोर्स और इन दोनों फोर्सेस के बीच की डिस्टेंस। तो देखो ये डिस्टेंस जो है वो x मानी गई है, तो इधर वाली जो डिस्टेंस होगी वो भी कितनी हो जाएगी, x। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दोनों के बीच कितनी हो गई, 2x हो गई। इतना समझ में आया सबको। देखो स्टार्टिंग में जब हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल रखा हुआ था तो सारे फोर्स, सारे टॉर्क एक दूसरे को क्या कर रहे थे, कैंसिल कर रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ जब हमने उसको थोड़ा सा ट्विस्ट किया, जब हम ट्विस्ट करेंगे तो देखो जो हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस में जो फोर्स हैं वो तो ठीक है, उनका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम है। लेकिन अब इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, इसका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। और कपल की डेफिनेशन क्या होती है, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्सेस नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन देन दे फॉर्म कपल। तो यहाँ पे क्या होगा, कपल का फॉर्मेशन होगा। तो देखो अब प्रूविंग, सो देखो यहाँ पे इफ कॉइल इज ट्विस्टेड थ्रू एन एंगल थीटा सो दैट इट्स पोजीशन बिकम P डैश, Q डैश, R डैश एंड S डैश। तो हॉरिजॉन्टल वाले तो क्या हैं, इक्वल हैं, तो वो कैंसिल करेंगे ईच अदर। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ से कपल की कहानी चालू हो रही है। बट F Q R डैश F S डैश P डैश इक्वल टू IBL हो गया। ये कपल फॉर्म करेंगे तो कपल के लिए फॉर्मूला होता है ईदर फोर्स, कोई भी एक फोर्स, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कितनी, वो है 2x। वो समझ में आ गया था, x इधर थी और x नीचे से थी, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 2x हो गई। अब हमने साइन थीटा लगा करके, साइन थीटा इधर लगाएंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या किया, साइन थीटा इक्वल टू P/h, तो P की वैल्यू हो गई x, और इसके बाद OM डैश की वैल्यू B थी, B/2 थी, तो B/2 साइन थीटा, तो 2x की वैल्यू आ गई B साइन थीटा। ठीक है, B टोटल लेंथ थी, तो आधी लेंथ कितनी हो जाएगी, B/2। अब जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो टाउ इक्वल टू F इंटू डिस्टेंस 2x, तो IBL इंटू B साइन थीटा। तो यहाँ से देखो सॉल्व किया तो IB L इंटू B को हमने एक साथ लिख दिया, और साइन थीटा तो IB तो वही रहा, L इंटू B लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या होता है, एरिया, और ये साइन थीटा। तो टाउ इक्वल टू आ गया NIAB साइन थीटा, और NIAB जो होगा वो क्या होगा, MB हो जाएगा। M क्या हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट, तो टाउ इक्वल टू आ गया MB साइन थीटा। वेक्टर फॉर्म जो होगी वहाँ पर आएगा टाउ इक्वल टू M क्रॉस B आएगा। ठीक है, लिख दे रहा हूँ मैं, वेक्टर फॉर्म जो इसकी होगी वो आएगी टाउ इक्वल टू M क्रॉस B। ठीक है, ये नोट कर लो बेटा सब लोग, टाउ इक्वल टू M क्रॉस B। तो पूरा चैप्टर समझ में आ गया तुम लोगों को। कई सारी प्रूविंग भी हैं, डिफरेंट फॉर्मूले भी हैं, न्यूमेरिकल भी मज़ेदार हैं इसके, नो डाउट। न्यूमेरिकल करोगे तो मज़ा आएगी कि हाँ फिजिक्स करने जा रहे हैं, क्योंकि डायरेक्शन की भी बात आएगी, वैल्यू की भी बात आएगी। तो इसलिए ये चैप्टर काफ़ी लंबा चला गया, 9-10 पार्ट बन गए इसके।
तो मेहनत करो बेटा, हर एक लेक्चर को फिर से एक बार स्टडी करो, जल्दी जल्दी करो, बहुत टाइम ना वेस्ट करो। इसीलिए मैं बिल्कुल भी फालतू की बात नहीं करता हूँ। 15 से 20 मिनट के बीच का वीडियो लेक्चर बनाता हूँ ताकि आपका मन लगा रहे। ठीक है, चलो ओके बेटा। अगर वीडियो पसंद आ रही है, चैप्टर पूरा समझ में आ रहा है, तो अपना एक काम कर देना, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर बटन है सब में, शेयर कर देना जितना ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल। ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर।